आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का पहला टॉपिक है प्राचीर या बैरियर। तो बैरियर या प्राचीर क्या होता है कि यदि किसी कण के मार्ग में ऐसा क्षेत्र हो, ऐसा रीजन हो जिसमें प्रवेश करने पर कण पर एक प्रतिकर्षण बल लगे, तो हम कहते हैं कि क्षेत्र कण के मार्ग में एक बैरियर या प्राचीर उत्पन्न कर रहा है। तो यदि एक पार्टिकल के रास्ते में एक ऐसा रीजन आ जाए जिसमें एंट्री करने पर पार्टिकल पर एक अपोजिशन फोर्स लगे, तो हम ये कहते हैं कि जो फील्ड है, जो रीजन है, वो पार्टिकल पर एक बैरियर लगा रहा है, उसकी मोशन पर एक बैरियर लगा रहा है। और यदि हम इस बैरियर को रिप्रेजेंट करें पोटेंशियल की टर्म में, तो इसे बोलेंगे हम विभव प्राचीर। उदाहरण, जब एक इलेक्ट्रॉन रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड वाले, रिवर्स मतलब उत्क्रम, रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उस पर एक अपोजिशन फोर्स लगता है। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन v वेग से जा रहा है और यहाँ पर एक ये रीजन है ऐसा पॉइंट ए से लेकर बी तक, जिसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ए टू बी है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस ए से बी के बीच में एंट्री करेगा, तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। यानी हम कह सकते हैं कि ए से बी के बीच का जो रीजन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मूवमेंट का अपोज कर रहा है। तो ए और बी के बीच में जितना पोटेंशियल होगा, वो कहलाएगा पोटेंशियल बैरियर। यदि इस अपोजिशन को, रुकावट को पोटेंशियल
या विभव के रूप में प्रदर्शित करें तो इसे विभव प्राचीर कहते हैं। जब एक कण विभव प्राचीर को पार करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में अचानक परिवर्तन आता है। तो इस प्रकार से हम बैरियर को और पोटेंशियल बैरियर को डिफाइन कर सकते हैं। अब है सुरंगन प्रभाव या टनल इफेक्ट। तो हम जानते हैं सुरंग क्या होती है। सुरंग होती है किसी बहुत ऊंची चीज में अगर हम बीच में से छेद कर दें, यानी उसके टॉप पे से होकर ना जाएं बल्कि उसके अंदर से होकर चले जाएं, तब हम उसे सुरंग कहते हैं। तो सुरंगन प्रभाव टनल इफेक्ट क्या होता है कि जब कोई कण किसी विभव प्राचीर के ऊपर से जाए बिना उसे पार कर जाता है, जैसे वह प्राचीर के अंदर सुरंग बनाकर निकल गया हो, तो यह घटना सुरंगन प्रभाव कहलाती है। यह केवल क्वांटम मैकेनिक्स यांत्रिकी में ही संभव है। क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं। अर्थात यदि कण की ऊर्जा
कैपिटल ई छोटी है विभव प्राचीर से। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार कण विभव प्राचीर को पार नहीं कर सकता, प्राचीर को पार नहीं कर सकता। परंतु क्वांटम मैकेनिक्स में यह संभव है। में पार करना संभव है। इसका उदाहरण रेडियो एक्टिविटी में घटना में एल्फा कण का नाभिक से निकलना। और भी उदाहरण होते हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये होता है टनल इफेक्ट। यानी हम ये कह सकते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि कोई पार्टिकल अपनी ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा के प्राचीर या दीवार को पार कर जाए, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार ये संभव है कि वो बिना ऊपर से जाए हुए उस दीवार में से सुरंग बनाकर पार निकल जाए। तो हम देखते हैं कैसे संभव है क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार, और ये घटना क्लासिकल में नहीं हो सकती, केवल क्वांटम मैकेनिक्स में ही पॉसिबल है। आयताकार एक विमीय विभव प्राचीर को कण द्वारा सुरंगन प्रभाव से पार करना। इंग्लिश में टॉपिक रहेगा ये पेनिट्रेशन ऑफ वन डायमेंशनल रेक्टेंगुलर बैरियर by a particle due to टनलिंग इफेक्ट। तो हम प्रूव करेंगे कि कैसे एक रेक्टेंगुलर बैरियर को एक पार्टिकल टनल बना के पार कर सकता है, जबकि उसकी ऊर्जा पोटेंशियल बैरियर से कम है। माना
स्मॉल m मास का एक पार्टिकल प्लस x दिशा में कैपिटल E ऊर्जा से एनर्जी से चल रहा है तथा इसके मार्ग में एक विमीय वन डायमेंशनल विभव प्राचीर x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू कैपिटल L तक है, जिसकी ऊंचाई v0 और जिसका मान बड़ा है कैपिटल E से है। इसे गणितीय रूप में तथा ग्राफ द्वारा निम्न प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। प्रदर्शित करेंगे। ये मान लेते हैं कि ये प्लस एक्स, तो ये एक्स एक्सिस है प्लस एक्स डायरेक्शन में, और x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू L तक, x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू कैपिटल L तक एक पोटेंशियल बैरियर है इस रीजन में, यानी एक विभव प्राचीर है जिसकी हाइट v0 है। ये वन डायमेंशनल है, रेक्टेंगुलर है, y एक्सिस पर पोटेंशियल v है और बैरियर की हाइट v0। कोई पार्टिकल प्लस एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहा है जिसकी एनर्जी कैपिटल E है और उसकी वैल्यू लेस देन v0। कैपिटल E एनर्जी और इसकी वैल्यू लेस देन v0 है। तो जब ये माइनस एक्स से आता हुआ और x इक्वल टू 0 पर आएगा तो क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार E का मान v0 से कम है तो वो यहीं से टकराकर वापस हो जाना चाहिए। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार अगर ये फर्स्ट रीजन से इधर से आ रहा है लेफ्ट से, इसको हम फर्स्ट रीजन बोलेंगे, और बैरियर के अंदर वाले को सेकंड रीजन और बैरियर के राइट हैंड साइड वाले को थर्ड रीजन। तो इसी ग्राफ को मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे v इज इक्वल टू, v किसका फंक्शन है, यहाँ पर हमने वन डायमेंशनल फंक्शन लिया है x का, इसकी वैल्यू 0 है
जबकि x की वैल्यू लेस देन 0, यानी कि रीजन 1, और v की वैल्यू v0 है, जबकि x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और l या l से छोटी है। ये हो गया रीजन 2, और फिर इसकी वैल्यू 0 हो गई जब x की वैल्यू मोर देन l है। ये हो गया रीजन 3। इस प्रकार से हम वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर को मैथमेटिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब इन तीनों रीजन, फर्स्ट सेकंड थर्ड रीजन के लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन लगाएंगे। क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार तो थर्ड रीजन में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, क्योंकि वो जब लेफ्ट से आ रहा है तो वो x इजिकल टू 0 वाली बाउंड्री से टकराकर वापस लौट जाएगा। जब यहाँ से लौट जाएगा तो फिर ना तो सेकंड रीजन में जाने की कोई चांस है ना थर्ड में। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि वो थर्ड रीजन में जा सकता है, और जिस फिनोमेना को हम टनलिंग इफेक्ट कहते हैं। तो अब देखते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन से कैसे रिजल्ट आता है टनलिंग इफेक्ट का। श्रोडिंगर की कालानाश्रित टाइम इंडिपेंडेंट समीकरण तीनों क्षेत्रों में लगाने पर अब हम पहले फर्स्ट रीजन में लगाएंगे, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में। फर्स्ट रीजन में पोटेंशियल एनर्जी 0, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई 1 ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस स्मॉल m ओवर h क्रॉस स्क्वायर ई साई 1 इज इक्वल टू 0, जहां साई 1 क्षेत्र फर्स्ट में कण का तरंग फलन है। इसी प्रकार से सेकंड रीजन में डेल स्क्वायर साई 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस m ओवर h क्रॉस स्क्वायर e माइनस वी नॉट, साई 2 इज इक्वल टू 0, जहां साई 2 क्षेत्र 2 में कण का तरंग फलन है, और थर्ड रीजन के लिए डेल स्क्वायर साई 3 ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस m ओवर h क्रॉस स्क्वायर ई साई 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी v की वैल्यू 0 है, जहाँ साई 3 क्षेत्र थर्ड में कण का तरंग फलन है, वेव फंक्शन है। तो तीनों रीजन के लिए हमने श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन लिखी।
अब हम इनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। माना अल्फा स्क्वायर को तो मान लिया हमने 2m कैपिटल E ओवर h क्रॉस स्क्वायर, और बीटा स्क्वायर को मान लिया हमने 2m ओवर h क्रॉस स्क्वायर ब्रैकेट v नॉट माइनस ई। क्योंकि v नॉट का मान e से ज़्यादा है और बीटा स्क्वायर पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए हमने इसको v नॉट माइनस ई लिखा है। अतः उपरोक्त समीकरणें निम्न होंगी। तो फर्स्ट इक्वेशन कन्वर्ट हो गई, डेल स्क्वायर साई वन ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर साई वन इज इक्वल टू 0। दूसरी हो गई डेल स्क्वायर साई टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर साई टू इज इक्वल टू 0। और थर्ड हो गई डेल स्क्वायर साई थ्री ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर साई थ्री इज इक्वल टू 0। इसे मान लेते इक्वेशन 1 और इसका हल फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा जनरल सॉल्यूशन साई वन इज इक्वल टू ए वन ई रेज टू पावर आई एल्फा एक्स प्लस बी वन ई रेज टू पावर माइनस आई एल्फा एक्स। सेकेंड साई टू इज इक्वल टू ए टू ई रेज टू पावर बीटा एक्स प्लस बी टू ई रेज टू पावर माइनस बीटा एक्स। और साई थ्री इज इक्वल टू ए थ्री ई रेज टू पावर आई एल्फा एक्स प्लस बी थ्री ई रेज टू पावर माइनस आई एल्फा एक्स। ये हो गई इक्वेशन 2। जहां अब A1 जितने A's हैं और B's हैं वो क्या है, कांस्टेंट। उनका फिजिकल मीनिंग क्या होगा, A1 A1 है विभव प्राचीर पर विभव प्राचीर के x इज इक्वल टू के x इज इक्वल टू सीमा सीमा पर बाएं से दाईं ओर जाने वाली तरंग का एम्पलीट्यूड, यानी हमने ये मान रखा है जो पार्टिकल है लेफ्ट से राइट चल रहा है, तो उसके साथ में जो वेव चल रही है जब वो x इज इक्वल टू 0 पर आएगी तो उसका एम्पलीट्यूड होगा A1। और B1 होगा कि वह प्राचीर की x इज इक्वल टू 0 सीमा पर जब वो x इज इक्वल टू 0 सीमा पर जो वेव रिफ्लेक्ट होगी उसका एम्पलीट्यूड। विभव प्राचीर की x इज इक्वल टू 0 सीमा से
क्षेत्र फर्स्ट में रिफ्लेक्टेड वेव परावर्तित तरंग फलन, तरंग का एम्पलीट्यूड। इसी प्रकार से हम A2 को डिफाइन कर सकते हैं। A2 होगा विभव प्राचीर की x इक्वल टू L सीमा पर लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाईं ओर आने वाली वेव का एम्पलीट्यूड और B2 होगा विभव प्राचीर की x इक्वल टू L सीमा पर या सीमा से क्षेत्र सेकंड में परावर्तित रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड। A3 विभव प्राचीर की x इक्वल टू L बाउंड्री से क्षेत्र थर्ड में पारगमित ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड। और B3 होगा x इक्वल टू प्लस इंफिनिटी से क्षेत्र 3 में परावर्तित तरंग का आयाम तो ऐसी कोई तरंग एग्जिस्ट ही नहीं करती क्योंकि संभव नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट से कोई भी वेव लौट के नहीं आएगी। अतः B3 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से 6 कांस्टेंट आ गए, 3A's और 3B's। तो 3B's में से एक B3 तो हो गया 0। अभी बाकी 5 कांस्टेंट बचे। बाकी A's व B's का मान ज्ञात करने के लिए x इक्वल टू 0 व x इक्वल टू L पर तरंग फलन साई व डी साई ओवर डी एक्स, इसके यानी साई के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए प्रतिबंध लगाने पर, कंडीशंस लगाने पर। कौन कौन से प्रतिबंध कि ये सतत होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो हमने पढ़ रखा है कि कोई वेव फंक्शन तभी परमिसिबल होगा जबकि वो किसी भी बाउंड्री पर कंटिन्यूअस हो और उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस हो। अतः x इक्वल टू 0 पर
कंटिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन हो गई कि psi1 इज इक्वल टू psi2 और d psi1 ओवर dx इज इक्वल टू d psi2 ओवर dx, वे x इज इक्वल टू l पर। इस पे कंडीशन हो जाएंगी psi2 इज इक्वल टू psi3 और d psi2 ओवर dx इज इक्वल टू d psi3 ओवर dx। तो ये सारी कंडीशन हम ऊपर वाली इक्वेशंस में रख देंगे, जो इक्वेशन हमारी जनरल सॉल्यूशन आए थे ये 2 वाले। तो अगर हम इसके स्टेप बाय स्टेप सभी सारे स्टेप करेंगे तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, तो हमें इसमें कुछ स्टेप छोड़ने पड़ेंगे जो मैथमेटिकल होते हैं और डायरेक्ट हम रिजल्ट यूज कर सकते हैं। ये हो गए 3। अतः प्रतिबंध 3 व्यापक हल 2 में लगाने पर जैसे हमने psi1 इज इक्वल टू psi2 रख दिया, x की वैल्यू 0, तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। देखिए अगर आप यहाँ पे इक्वेशन 2 की, हम एक इक्वेशन की बात करते हैं, बाकी आपको खुद एक बार ट्राई करनी है, एग्जाम में नहीं लिखना है। फर्स्ट इक्वेशन है psi1 इज इक्वल टू a1 e रेज टू पावर i अल्फा x और b1 e रेज टू माइनस i अल्फा x। जब हम x की वैल्यू 0 रख देंगे तो एक्सपोनेंशियल टर्म हो जाएगी 1, तो ये बचेगा psi1 इज इक्वल टू a1 प्लस b1। ऐसे ही psi2 बचेगा a2 प्लस b2। तो पहले जो कंडीशन है वो है psi1 इज इक्वल टू psi2। वहां हम क्या लिख सकते हैं, उसी ऑर्डर में करेंगे तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट में लगा, ये इक्वेशन 2 में जब हमने लगाई कंडीशन a1 प्लस b1 इज इक्वल टू a2 प्लस b2, ऐसे ही d psi1 ओवर dx इज इक्वल टू d psi2 ओवर dx से i अल्फा a1 माइनस i अल्फा b1 इज इक्वल टू बीटा a2 माइनस बीटा b2। फिर कंडीशन थी हमारी psi2 इज इक्वल टू psi3 एट x इज इक्वल टू कैपिटल L, तो ये हो जाएगा a2 e रेज टू पावर बीटा कैपिटल L प्लस b2 e रेज टू पावर माइनस बीटा L इज इक्वल टू a3 e रेज टू पावर i अल्फा कैपिटल L, और जो b3 वाली टर्म थी वो 0 हो गई, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि b3 एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी वैल्यू 0 होती है। फिर अगला बचा d psi2 ओवर dx इज इक्वल टू d psi3 ओवर dx एट x इज इक्वल टू L। उसमें हो जाएगा बीटा a2 e रेज टू पावर i बीटा L प्लस माइनस बीटा b2 e रेज टू पावर माइनस बीटा L, यहाँ पे ये e रेज टू पावर प्लस बीटा L था, e रेज टू पावर प्लस बीटा L, और यहाँ पे e रेज टू पावर माइनस बीटा L इज इक्वल टू i अल्फा e रेज टू पावर i अल्फा और a3, इसे बाद में लिखेंगे i अल्फा e रेज टू पावर a3 और e रेज टू पावर i अल्फा कैपिटल L। तो इस प्रकार से जो चारों बाउंड्री कंडीशन है वो हमने इक्वेशन 2 में अप्लाई कर दी, तो हमें ये 4 इक्वेशन मिलेंगे।
इक्वेशन नंबर ये हो गई 4। समीकरण 4 के प्रत्येक टर्म को a1 से डिवाइड करने पर तथा यह मानने पर कि जो नया नोटेशन है वो मान लेंगे कि b1 ओवर a1 इज इक्वल टू स्मॉल b1, कैपिटल A2 ओवर a1 इज इक्वल टू स्मॉल a2, b2 ओवर a1 is equal to small b2, a3 over a1 it is equal to small a3 और बीटा ओवर अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल n। ये सब नए नोटेशन मान लिए। समीकरण 4 का रूप निम्न होगा। इक्वेशन 4 कन्वर्ट हो जाएगी 1 प्लस b1 इज इक्वल टू स्मॉल b1 a2 प्लस स्मॉल b2, सेकेंड i माइनस i b1 इज इक्वल टू n a2 माइनस स्मॉल n b2, फिर हो जाएगा a2 e रेज टू पावर बीटा l प्लस b2 स्मॉल b2 e रेज टू पावर माइनस बीटा l इज इक्वल टू a3 e रेज टू पावर i अल्फा कैपिटल। और फोर्थ na2 e रेज टू पावर बीटा l माइनस nb2 e रेज टू पावर माइनस बीटा l इज इक्वल टू i a3 e रेज टू पावर i अल्फा कैपिटल। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। तो अब इक्वेशन नंबर 5 से अगर हम स्मॉल a3 की वैल्यू निकालना चाहें तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हम a2 का वैल्यू निकालनी पड़ेगी, b1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उन सारे स्टेप में न जाकर हम डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण 5 द्वारा a3 का निम्न मान प्राप्त होता है। a3 is equal to 4 small n I e raised to power minus I alpha capital L divided by small n plus I whole square e raised to power minus beta capital L minus small n minus I whole square e raised to power बीटा l।
डायरेक्ट हम इस रिजल्ट को लिखेंगे, क्योंकि अगर हम सारा सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि बीटा एल की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा होती है। बीटा एल की वैल्यू हो गई एल ओवर एच क्रॉस अंडर रूट ट्वाइस स्मॉल एम वी नॉट माइनस ई का मान 1 से बहुत अधिक होता है। अतः डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में ई रेस टू पावर माइनस बीटा एल वाला पद नेग्लिजिबल होगा। अतः अगर हम देखें तो इस ऊपर वाली टर्म में जिसमें ई रेस टू पावर माइनस बीटा एल आ रहा है, तो ये जो टर्म है पहली वाली ये नेग्लेक्ट कर दी जाएगी और बाकी की जो बचेगी उसको हम लिख लेंगे। अतः A3 की वैल्यू लगभग हो गई 4ni ई रेस टू पावर माइनस आई एल्फा एल अपॉन n माइनस स्मॉल आई का स्क्वायर और ई रेस टू पावर बीटा एल। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, माइनस 4ni ओवर n माइनस आई का होल स्क्वायर ई रेस टू पावर माइनस आई एल्फा कैपिटल एल और ई रेस टू पावर माइनस बीटा एल। इसका संयुग्मी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, आई का साइन चेंज कर देते हैं। इट इज इक्वल टू 4ni ओवर n प्लस आई का होल स्क्वायर ई रेस टू पावर प्लस आई एल्फा कैपिटल एल और ई रेस टू पावर माइनस बीटा एल। तो हमें A3 मिल गया और A3 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मिल गया। अतः A3 मॉडुलस का होल स्क्वायर दैट इज A3 स्टार is equal to 16n square over n square plus 1 का होल स्क्वायर e raised to power minus twice beta l। इक्वेशन नंबर 6। या इसे भी रहने देते हैं इक्वेशन नंबर 6। क्योंकि 16n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो लगभग 1 आएगा। अतः A3 मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू लगभग ये इक्वल हो जाएगा ई रेस टू पावर माइनस ट्वाइस बीटा एल। इक्वेशन नंबर 6। ये आया A3 की वैल्यू, स्मॉल a3 था कैपिटल A3 ओवर कैपिटल A1।
ये क्या रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन 1 से? हम जानते हैं कि ए कि स्मॉल a3 इज इक्वल टू कैपिटल A3 ओवर A1। अतः A3 मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल A3 ओवर A1 के मॉड का स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं A3 मॉड स्क्वायर ओवर A1 मॉड स्क्वायर। A3 मॉड स्क्वायर ये बताता है पारगमित तीव्रता और ये बताता है आपतित इंटेंसिटी, यानी ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी वेव की और अपॉन इंसिडेंट इंटेंसिटी। अर्थात आपतित इंसिडेंट तीव्रता का कितना भाग क्षेत्र रीजन 3 में पारगमित हो रहा है। इसे पारगमन गुणांक यानी ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट कहते हैं। अर्थात कैपिटल T इज इक्वल टू स्मॉल a3 मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल A3 मॉड स्क्वायर अपॉन कैपिटल A1 स्क्वायर। इट इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस ट्वाइस बीटा एल। तो पारगमन गुणांक या ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट हमें ये बताता है कि रीजन फर्स्ट से अगर किसी वेव की इंटेंसिटी A1 स्क्वायर आ रही है तो उसका कितना पार्ट रीजन थर्ड में जाएगा, जबकि जो पोटेंशियल बैरियर है वो ज़्यादा है एनर्जी कैपिटल E से। अतः कैपिटल T इज इक्वल टू स्मॉल e रेज़ टू पावर माइनस ट्वाइस L ओवर कैपिटल L ओवर H क्रॉस अंडर रूट ट्वाइस M V नॉट माइनस कैपिटल E। यहाँ कैपिटल T इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात कुछ भाग रीजन 3 में थर्ड में होगा, जो कि केवल क्वांटम
मैकेनिक्स से ही संभव है, क्लासिकल मैकेनिक्स से नहीं। अतः इसे सुरंगन प्रभाव या टनल इफेक्ट कहते हैं। सुरंगन प्रभाव या टनल इफेक्ट कहते हैं। जैसे हम पहाड़ को ऊपर से पार करने की बजाय उसमें सुरंग से पार करते हैं, ऐसे ही कोई कण क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार विभव प्राचीर को सुरंग बनाकर पार कर सकता है, और इस तरह का फिनोमेना क्लासिकल फिजिक्स में नहीं पाया जाता है। E की वैल्यू अप्रोचेस टू जीरो एज या तो L बढ़ जाए, यानी जो विभव प्राचीर है उसकी चौड़ाई बढ़ जाए या उसकी ऊंचाई बढ़ जाए, एज L अप्रोचेस टू इंफिनिटी और V नॉट अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अर्थात विभव प्राचीर की चौड़ाई कैपिटल L या ऊंचाई V नॉट के बढ़ने पर कैपिटल T का मान तेजी से चरघातांकी रूप से एक्सपोनेंशियली घटता है। ये जो फॉर्मूला आया है कैपिटल T का 7 वाला, इससे हमें पता चलता है कि जो पोटेंशियल बैरियर है उसकी चौड़ाई या ऊंचाई बढ़ने पर ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट T का मान तेजी से घटता है। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि ऐसी घटनाएं जिसको हम क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, जिनको हम सुरंगन प्रभाव कहते हैं, वो क्वांटम मैकेनिक्स से एक्सप्लेन की जा सकती है, और इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।